Students, welcome to all. My name is Deepmala Ramcharan and today we will start NCERT class 8th History chapter 2nd from Trade to Territory व्यापार से साम्राज्य तक part 4. In today's lecture video we will discuss about the war with Marathas, the claim to paramountcy and doctrine of lapse. अर्थात आज के इस लेक्चर वीडियो में हम मराठों से लड़ाई, सर्वोच्चता का दावा और लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. वॉर विद द मराठास, मराठों से युद्ध. फ्रॉम द लेट 18th century, the company also sought to curb and eventually destroy Maratha power. 18वीं शताब्दी के अंत से ही कंपनी मराठों की ताकतों को भी खत्म करने और उन्हें नियंत्रित करने के बारे में सोचने लगी थी. With their defeat in the third battle of Panipat in 1761, the Marathas' dream of ruling from Delhi was shattered. 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद से ही दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का स्वप्न भी चकनाचूर हो गया. यहाँ पर पानीपत का जो थर्ड बैटल है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ठीक है, पानीपत का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड बार बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा. ठीक है, जनरली जो पानीपत का थर्ड बार हुआ था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, वो 14 जनवरी 1761 में, ठीक है, 14 जनवरी 1761 में 1761 में अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगान शासक था और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच में पानीपत में हुआ था. पानीपत वर्तमान में हरियाणा में है. ठीक है, मैं एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ, आप लोग उसको लर्न करने की कोशिश कीजिएगा. पानीपत का थर्ड युद्ध, ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 14 जनवरी 1761 में, 14 जनवरी 1761 में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच में हुआ था. ठीक है, चूंकि पानीपत में हुआ था युद्ध, इसलिए इसको पानीपत का युद्ध भी कहते हैं. पानीपत वर्तमान में कहाँ पर है? हरियाणा राज्य में है. ठीक है, तो ये जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको लर्न कर लीजिएगा. नाउ they were divided into many states under different chiefs, sardars belonging to dynasties such as Sindhya, Holkar, Gaikwad and Bhosle. तीसरे युद्ध में मराठों की हार के बाद ये मराठा कई छोटे छोटे राज्यों में बट गया, जिनमें से थे प्रमुख सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले. इन सभी राजवंशों का कंट्रोल जो है, नियंत्रण एक पेशवा के हाथ में था. These chiefs were held together in a confederacy under a Peshwa principal minister who became its effective military and administrative head based in Pune. Mahabji Sindhya and Nana Fadnis were two famous Maratha soldiers and statesmen of the late 18th century. ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद जो मराठा साम्राज्य था, वो सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे छोटे छोटे राजवंशों में डिवाइड हो गया. परंतु इन सभी राजवंशों का कंट्रोल एक पेशवा के हाथ में था. पेशवा और ये सारे जो है जितने भी स्टेट्स थे, जितने भी राजवंश थे, ये इस पेशवा के अंतर्गत राज्यमंडल के कन्फेडरेंसी के सदस्य थे. पेशवा
इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था। जो पेशवा था वो पुणे में रहता था। पुणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये जितने भी राजवंश थे, गायकवाड़, होलकर, सिंधिया, भोसले, ठीक है, ये मराठा साम्राज्य के अंतर्गत छोटे छोटे राजवंश थे जो डिवाइड हो गए थे, लेकिन इन सभी का कंट्रोल जो है एक पेशवा के हाथ में था। पेशवा महाराष्ट्र के पुणे में रहता था और वहीं से जो है सबको नियंत्रित करता था। ठीक है, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस ये 18वीं शताब्दी की आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। द मराठास वेयर subdued in a series of wars. In the first war that ended in 1782 with the Treaty of Salbai, there was no clear victor. एक के बाद एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, एक के बाद एक ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच में कई युद्ध हुए जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। पहला युद्ध 1782 में 1782 में सालबाई की संधि के साथ खत्म हुआ था, जिसमें किसी भी पक्ष को विजय नहीं मिली थी। दोनों में से कोई पक्ष नहीं जीत पाया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि सालबाई की संधि कब हुई थी? 1782 में हुई थी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सालबाई की संधि 1782। द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 to 5 was fought on different fronts, resulting in British gaining Orissa and the territories north of the Yamuna River, including Agra and Delhi. दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1805 1803 to 5 के बीच कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। ठीक है, जो सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ वो कई मोर्चों पे लड़ा गया और इसमें जो है ओडिशा, आगरा और दिल्ली ये तीनों ही भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए थे। फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर of 1817 to 19 crushed Maratha power. The Peshwa was removed and sent away to Bithur near Kanpur with a pension. The company now had complete control over the territories south of the Vindhyas. अंततः 1870 to 19 1817 से लेकर 19 के बीच तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। इस मराठा युद्ध में अंग्रेजों ने मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। ठीक है, पेशवा जो पुणे में रहता था, महाराष्ट्र में रहता था, उसको वहां से हटाकर कानपुर के पास बिठूर है, बिठूर में जो है पेंशन पर भेज दिया गया। और इस तरह से अब विंध्य के दक्षिण में स्थित, ठीक है, विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ठीक है, विंध्य की बात आई तो मैं बता दूं कि विंध्य जो श्रेणी है, विंध्यन श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है जो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, तो तीसरी आंग्ल मराठा युद्ध के बाद जो विंध्य के दक्षिण का संपूर्ण पोर्शन है वो अंग्रेजों के हाथ में आ गया था। Now, the claim to paramountcy, सर्वोच्चता का दावा। It is clear from the above that from the early 19th century, the company pursued an aggressive policy of territorial expansion. उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी ने क्षेत्रीय विस्तार की
आक्रामक नीति अपना ली थी। Under Lord Hastings, Governor General from 1813 to 1823, a new policy of paramountcy was invited. लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी था। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, कई बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स 1813 टू 1823 के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो यह भी देखिएगा कि पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी, ठीक है, किसकी उपज थी, तो पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के दिमाग की उपज थी। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। पहला, इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था। इसने इंडिया पर 1813 से लेकर 1823 तक इंडिया का गवर्नर जनरल रहा और इसने पैरामाउंटेसी की नीति अपनाई थी। ठीक है, अच्छा एक चीज और, यहाँ पर 1813 जो है, जो 1813 ईयर है, ठीक है, ये दो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हिस्ट्री में। पहला, 1813 में ईसाई मिशनरियों को भारत आकर ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने की छूट मिल गई। ठीक है, जो ब्रिटेन की महारानी थी उनकी ओर से 1813 में जो ईसाई मिशनरीज थी उन्हें भारत में आने, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की और लोगों को ईसाई धर्म में दीक्षित करने की पूरी छूट मिल गई। ठीक है, दूसरी जो 1813 की खास बात थी कि इस सन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्वी देशों के साथ व्यापार पर जो एकाधिकार था वो खत्म कर दिया गया। ब्रिटेन की अदर कंपनीज को भी भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया, लेकिन चीन और चाय के साथ व्यापार पर अभी भी ब्रिटिश का एकाधिकार बना रहा। ठीक है, और ये एकाधिकार, ये मोनोपोली आगे जाकर 1833 में पूरी तरह खत्म हो जाती है। ठीक है, तो 1813 याद रखिएगा, 1813 से जो है ईसाई मिशनरियों को ब्रिटेन से भारत में आकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता मिल गई। ठीक है, और 1813 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्वी देशों के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार था उसे खत्म कर दिया गया, लेकिन चीन और चाय के साथ व्यापार पर एकाधिकार अब भी बना रहा। ठीक है, now the company claimed that its authority was paramount or supreme, hence its power was greater than that of Indian states. In order to protect its interests, it was justified in annexing or threatening to annex any Indian kingdom. This view continued to guide later British policies as well. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसीलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा करने के लिए वह भारतीय रियासतों का यानी राज्यों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण करने की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। ठीक है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका ये मानना था कि वो सबसे जो है सुप्रीम है, सबसे ज़्यादा सर्वोच्च है, और इसीलिए अगर उसको लगता है कि किसी भारतीय राज्य से उसको खतरा है तो उस भारतीय राज्य को वो अपने कब्जे में कर सकती है। ठीक है, और यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही। दिस प्रोसेस however did not go unchallenged. For example, when the British tried to annex the small state of Kittur in Karnataka today, Rani Chennamma took to arms and led an anti-British resistance movement. She was arrested in 1824 and died in prison
in 1829. But Rayanna, a poor chowkidar of Sangoli in Kittur, carried on the resistance. With popular support, he destroyed many British camps and records. He was cut and hanged by the British in 1830. You will read more about several cases of resistance later in the book. लेकिन अंग्रेज़ों की ये जो नीतियाँ थी, पॉलिसीज़ थी, यह इंडिया में बिना रोक टोक के नहीं चल पाई। उदाहरण के लिए जब अंग्रेज़ों ने कित्तूर जो है अभी वर्तमान में कर्नाटक में है, जब अंग्रेज़ों ने कित्तूर के एक छोटे से राज्य को कब्जे में लेने की कोशिश की तो वहाँ की रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए। ठीक है, तो रानी चेन्नम्मा भी इंपॉर्टेंट है, इनका भी नाम याद रखिएगा। ठीक है, रानी चेन्नम्मा ने क्या किया, अंग्रेज़ों के विरुद्ध हथियार उठा लिया और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में रानी चेन्नम्मा को गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में 5 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर में स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। ठीक है, रानी चेन्नम्मा की मृत्यु हो गई, लेकिन उसके बाद भी कित्तूर में स्थित संगोली के एक छोटे से गरीब चौकीदार रायन्ना ने महारानी का यह जो रेसिस्टेंस था, प्रतिरोध था, उसको जारी रखा। चौतरफा समर्थन यानी चारों ओर से मिल रहे समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों यानी डॉक्यूमेंट्स को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी यानी रायन्ना को भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई उदाहरण, विरोध के ऐसे कई उदाहरण आपको इस किताब में आगे पढ़ने को मिलेंगे। In the late 13th century, the East India Company became worried about Russia. 1830 ईस्वी के अंत में 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। It imagined that Russia might expand across Asia and enter India from the northwest. कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपने चपेट में ना ले ले। Driven by this fear, the British now wanted to secure their control over the northwest. और इस डर के फलस्वरूप अंग्रेज अब उत्तरी पश्चिमी भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। They fought a prolonged war with Afghanistan between 1838 to 1842 and established indirect company rule there. इसलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1838 से लेकर 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां पर अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी का शासन स्थापित कर लिया। सिंध was taken over in 1843. Next in line was Punjab, but the presence of Maharaja Ranjit Singh held back the company after his death in 1839. Two prolonged wars were fought with the Sikh kingdom. Ultimately, in 1849, Punjab was annexed. 1843 में सिंध भी कंपनी के कब्जे में आ गया। इसके बाद अब पंजाब की बारी थी। ठीक है, पहले अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को जीता, वहाँ इनडायरेक्टली अपना शासन स्थापित किया। दिन 1843 में उन्होंने सिंध को अपने कब्जे में किया। उसके बाद अब जो है पंजाब की बारी थी। पंजाब पर महाराजा रणजीत सिंह
ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी और 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ, पंजाब रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई और फाइनली जो है 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, विलय नीति, द फाइनल वेव ऑफ annexations occurred under Lord Dalhousie, who was the Governor General from 1848 to 1856. लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति, ये याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किससे रिलेटेड है, तो लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली यानी सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स विलय नीति लॉर्ड डलहौजी। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से लेकर 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू हुई। He devised a policy that came to be known as the Doctrine of Lapse. लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का नाम दिया गया। The doctrine declared that if an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse, that is, become part of company territory. इस सिद्धांत के तहत, यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसके पास कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत या उसके राज्य पर कंपनी का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, या उसके राज्य को कंपनी हड़प लेगी। One kingdom after another was annexed simply by applying this doctrine. Satara 1848, Sambalpur 1850, Udaipur 1852, Nagpur 1853 and Jhansi 1854। इस सिद्धांत के तहत एक के बाद एक कई रियासतें, जिनमें पहली रियासत थी सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 और झांसी 1854 में अंग्रेजों के हाथ में चली गई। ये जो सीक्वेंस है ये भी याद रखना है। कई बार तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विलय नीति के तहत सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य का अधिग्रहण किया, किस राज्य पर कब्जा किया, तो सतारा पर। ठीक है, सतारा महाराष्ट्र में है। सबसे पहले सतारा को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत जो है अधिग्रहण किया गया। कब किया गया? 1848 में किया गया। और कई बार जो है इन सारे राज्यों का नाम दिया होता है और उनको जो है सीक्वेंस में अरेंज करना होता है। तो सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी। ठीक है, सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है। अब फाइनली इन 1856 द कंपनी आल्सो टुक ओवर अवध। दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडेड आर्गुमेंट। They said they were obliged by duty to take over Awadh in order to free the people from the misgovernment of the Nawab, enraged by the humiliating way in which the Nawab was deposed. The people of Awadh joined the great revolt that broke out in 1857. आखिरकार 1856 में 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेज़ों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने जो है कंपनी ने अवध को कुशासन के आरोप पर, ठीक है, यानी जो है मिस गवर्नमेंट के आरोप पर अधिग्रहण में किया था। उन्होंने कहा, कंपनी ने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए
कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसीलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया, उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। बगल में इमेज नंबर 13, ये महाराजा रणजीत सिंह होल्डिंग कोर्ट, ये महाराजा रणजीत सिंह का दरबार है। फिगर नंबर 14, अ पोर्ट्रेट ऑफ वीर सुरेंद्र साय, ये जो है संबलपुर के वीर सुरेंद्र साय का चित्र है। एक्टिविटीज, इमेजिन दैट you are a Nawab's nephew and have been brought up thinking that you will one day be king. Now you find that this will not be allowed by the British because of the new doctrine of lapse. What will be your feelings? What will you plan to do so that you can inherit the crown? कल्पना कीजिए कि आप नवाब के भतीजे हैं और आपको बचपन से ये एहसास कराया गया है कि एक दिन आप राजगद्दी संभालेंगे। अब आपको यह पता चलता है कि विलय नीति के कारण अंग्रेज आपको राजा नहीं बनने देंगे, तो आपको कैसा लगेगा? राजगद्दी पाने के लिए आप क्या करेंगे? नाउ यहाँ पर थ्री मैप्स दिए गए हैं। इन 3 मैप्स में पहला जो है 1797 का मैप है, ठीक है। इसमें जो है जो येलो कलर से एरिया है वो एरियाज अंडर ब्रिटिश रूल, ये जो येलो कलर से एरिया है ये ब्रिटिश रूल के अंतर्गत आने वाला एरिया है, ठीक है। ये 1797 का इंडिया का चित्र है। इसमें हम देख सकते हैं कि शुरुआत में सिर्फ जो वेस्ट बंगाल का पोर्शन था, बिहार, वेस्ट बंगाल और वर्तमान में झारखंड भी इसमें शामिल है। इसके अलावा जो है तमिलनाडु के कुछ पोर्शन और केरल के कुछ पोर्शन पर अंग्रेज़ों का अधिकार था, ठीक है। सेकेंड इमेज जो है 1840 इंडिया का चित्र है। इसमें हम देख सकते हैं कि तेजी से जो है अंग्रेज़ों के शासन का विस्तार हुआ, साम्राज्य का विस्तार हुआ। अब जो है महाराष्ट्र, कर्नाटका के कुछ पोर्शन पर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से पर अंग्रेजों का शासन हो गया था। देन जो है थर्ड मैप है 1857। 1857 तक हम देखते हैं कि भारत में सिर्फ कुछ ही राज्य ऐसे हैं जहां पर अंग्रेजों का शासन नहीं था, ठीक है। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट में देखें तो लाहौर, दिल्ली, काठमांडू नेपाल, लखनऊ, बनारस, कलकत्ता, मैसूर, कर्नाटका मैसूर, मद्रास, गोवा, बॉम्बे, पुणे, इन सभी राज्यों पर जो है अंग्रेज़ों का अधिकार था। नाउ आज के लिए जो है बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं आपको गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताना चाहूँगी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल की एक जो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सबसे पहले 1853 में मुंबई से थाने के बीच में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी, ठीक है। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में मुंबई से थाने के बीच में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी और इस रेल इंजन का नाम था ब्लैक ब्यूटी, ठीक है। डिस्टेंस मात्र 30 किलोमीटर, इसने बस 30 किलोमीटर डिस्टेंस तय की थी। और जिस ब्रिटिश कंपनी ने इस रेल का निर्माण किया था
रेल लाइन का निर्माण किया था मुंबई से थाने के बीच में, उसका नाम था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला। ठीक है, इसके अलावा जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था। ठीक है, 1854 में डलहौजी के काल में ही वुड डिस्पैच आया। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं और इन सुझावों के तहत जो है भारत में एंग्लो वर्नाक्युलर स्कूल स्थापित करने का प्रावधान था तथा साथ ही जिसमें भारतीय भाषाओं में शिक्षा देने के साथ साथ अंग्रेजी को एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाए जाने की व्यवस्था भी की गई थी। साथ ही जो हायर एजुकेशन था उसका जो मीडियम था वो इंग्लिश को स्वीकार किया गया था। इसके तहत जो है तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने कलकत्ता में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तथा रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की थी। भारत में डाक व्यवस्था का संस्थापक भी रॉबर्ट क्लाइव को ही माना जाता है। इसकी शुरुआत इन्होंने इंडिया में 1766 में की थी। 1850 में 1850 में इन्हीं के शासनकाल में लेक्स लॉ की अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, यह धर्मांतरण, इसके तहत यह प्रावधान था कि अगर कोई व्यक्ति धर्मांतरण करके ईसाई बन जाता है तो भी जो है उसके पिता के संपत्ति पर उसका अधिकार रहेगा। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सर्वप्रथम PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को सैन्य विभाग से अलग करके एक अलग विभाग का दर्जा दिया गया। ठीक है, और PWD की बात आई, लोक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की बात आई, तो मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, लोक निर्माण विभाग, सबसे पहले इसकी स्थापना दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है, इसके अलावा जो है विधवा विवाह अधिनियम भी लॉर्ड डलहौजी के टाइम में 1856 में ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप पारित किया गया था। ठीक है, तो ये थी जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। इसके अलावा जो है डलहौजी ने शिमला को, हिमाचल प्रदेश में जो शिमला है, उसे ईस्ट इंडिया कंपनी की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया था। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बताना भूल गई मैं कि कई बार जो है ये जो अवध वाला क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ मैं अंडरलाइन कराना भूल गई। अवध को जो है कई बार ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा राज्य था जिसको कुशासन के आरोप में अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में कर लिया था। ठीक है, तो आंसर होगा अवध। अवध को 1856 में कुशासन के आरोप में कब्जे में कर लिया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो है लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि केरला में कौन सा एक फेमस पोर्ट है। ठीक है, तो कोचीन, इसका आंसर था कोचीन पोर्ट। भारत के 12 प्रसिद्ध बंदरगाहों में से एक है। ठीक है, मेजर बंदरगाहों में से, बड़े बंदरगाहों में से एक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नाउ थैंक यू, जय हिंद, स्टे होम, स्टे सेफ।